Assalamu alaikum students. Today we are going to start last part of 2010 October-November paper 1-2 of multiple choice questions. चले बिना देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ. When three identical resistors are connected in series, their combined resistance is 6 ohm. Okay. What is their combined resistance when they are connected in parallel? सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो होता है RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहां से वैल्यूज निकालता हूं, टोटल रेजिस्टेंस 6 है और ये तीनों रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है, तो तीनों को मैं R कंसीडर करके प्लस करूंगा तो 3R आ जाएगा और हमारे पास जो R की वैल्यू आ जाएगी फॉर वन रेजिस्टेंस वो होगी 2 ओम. तो ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट हो गई है एक रेजिस्टेंस की. तो यहाँ पर इसका मीन है कि जो R1, R2 एंड R3 तीनों रेजिस्टेंस है उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम है. तो हमने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है. तो हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है. फ्रैक्शन में एडिशन है 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1, तो मैं उसकी जगह 2 पुट करूंगा प्लस 1 ओवर R2 उसकी रिप्लेसमेंट में भी 2 लिखूंगा और 1 ओवर R3 उसकी रिप्लेसमेंट पर भी मैं 2 लिखूंगा. तो तीनों का एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेकर जब पुट करेंगे तो तीनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 3 ओवर 2. अब हमने R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर रेसिप्रोकल लेंगे ताकि R इक्विवेलेंट फाइंड कर सकें. तो रेसिप्रोकल में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ओवर 3. वैल्यूज को रिवर्स कर देंगे हम. जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है वो नोमिनेटर में चली जाएगी और जो नोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी दोनों साइड्स पर. तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी 2 ओवर 3 ओम. तो ऑप्शन बी करेक्ट है. चलें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ. द डायग्राम शोज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज. तो यहाँ पर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मेक योर थंब, forefinger and middle finger perpendicular to each other, and after that place your forefinger in the direction of magnetic field and middle finger in the direction of motion of electron, and your thumb indicates the direction of force. So according to Fleming's left hand rule, direction of force on electron out of the page, so B option is correct. Electric power cables transmit electrical energy over large distance using a high voltage alternating current. What are the advantages of using a high voltage and of using an alternating current? First we read advantage of using high voltage. हाई वोल्टेज यूज करने का एडवांटेज ये होता है हमारी एनर्जी वेस्ट कम होती है. तो इट्स मीन सी और डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है. तो अल्टरनेटिव करंट का एडवांटेज ये है कि हम वोल्टेज को चेंज करने में इजी होता है. ट्रांसफार्मर से हम जो वोल्टेज को चेंज करते हैं वो ट्रांसफार्मर चीप बनता है एज कम्पेयर टू द ट्रांसफार्मर ऑफ डायरेक्ट करंट. इस वजह से हम करंट अल्टरनेटिंग यूज करते हैं ताकि हमें वोल्टेज को चेंज करना इजी हो. तो डी ऑप्शन करेक्ट है. नाउ मूव्स टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट डज नॉट अल्टर द साइज ऑफ द टर्निंग इफेक्ट ऑन द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर. तो टर्निंग इफेक्ट पर कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता उसको हमने देखना है. ए ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल. यस, डायरेक्शन जो है वो मैटर नहीं करती. अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट है वो भी रिवर्स हो जाएगा, लेकिन उसके साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. उसके साइज का पूछा है. तो सेकंड ऑप्शन है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करने से साइज पर इफेक्ट पड़ता है. इस तरह सी ऑप्शन है द साइज ऑफ द करंट इन द कॉइल. कॉइल में करंट की अमाउंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने से मोशन पर इफेक्ट होता है, कॉइल की मोशन पर. डी ऑप्शन है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के भी चेंज करने से टर्निंग इफेक्ट के साइज पर इफेक्ट होता है. तो ओनली फैक्टर व्हिच डजंट इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ द कॉइल इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. क्योंकि डायरेक्शन को रिवर्स करने से बस कॉइल की मोशन रिवर्स होगी, उसकी साइज पर इफेक्ट नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 35 है द डायग्राम शोज एन अलार्म सिस्टम इन व्हिच द स्विच एस इज शोन क्लोज. ओके, स्विच एस क्लोज है. व्हाट हैपेंस व्हेन द स्विच एस इज ओपन. यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट है कि एस स्विच क्लोज होने की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड
नॉर्थ और साउथ पोल्स क्रिएट कर रही है। लेट्स सपोज कि नॉर्थ पोल डाउनवर्ड है एंड साउथ पोल अपवर्ड है। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा अभी कि नॉर्थ डाउनवर्ड पड़ेगा या साउथ, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं सिंपली, कोई भी बने डजंट मैटर, क्योंकि जो आयरन है वो नॉर्थ हो या साउथ उसने आयरन को अट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर फील्ड की वजह से आयरन जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है और अट्रैक्शन की वजह से ये स्विच ओपन है, ये वाला सर्किट ओपन है। इस सर्किट में ये आयरन एज अ स्विच यूज हो रहा है और जब ये आयरन इन कांटेक्ट आएगा मेटल से तो यहाँ से करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा और अलार्म ऑन हो जाएगा। तो व्हाट हैपेंस व्हेन द स्विच एस इज ओपन, जब हम स्विच एस को ओपन करते हैं यहाँ से कनेक्शन जो है ब्रेक हो जाएगा। कनेक्शन ब्रेक होने से ये मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगी तो यहाँ से आयरन की अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगी और आयरन जो है वो आकर स्ट्राइक करेगा, टकरा जाएगा मेटल के साथ। तो मेटल से टकराने की वजह से यहाँ से फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाएगा और जो अलार्म है वो बजना शुरू हो जाएगा। आयरन ड्रॉप्स, यस आयरन ड्रॉप होगा। बेल रिंग्स, यस, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, आयरन ड्रॉप होगा क्योंकि जो यहाँ पर अट्रैक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो खत्म हो जाएगी और जो बेल है इस सर्किट में करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा और बेल रिंग करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को रीड करते हैं जो है 36 टू पैरेलल वर्टिकल वायर्स P and Q are a small distance apart in air. There is a downward electric current in both wires. A force acts on Q owing to the current in P. This force is perpendicular to the wire Q. Okay, what is the direction of the force on Q? Okay, चलें हम इसको देखते हैं कुछ इस तरह कि दोनों में सेम डायरेक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इनमें कुछ इस तरह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो इस डायरेक्शन में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है वायर की। तो अगर मैं सपोज करूं कि इनका नॉर्थ पोल लेफ्ट साइड पर है और साउथ पोल राइट साइड पर है, तो दोनों वायर्स में क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट है तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी। यानी कि ये जो Q वायर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी जो कि P वायर की है और इसके भी नॉर्थ पोल जो है लेफ्ट साइड पर बनेगा और साउथ पोल राइट साइड पर बनेगा। अब देखिए इनके अपोजिट पोल्स आपस में इन कांटेक्ट आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, तो इट्स मीन साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट करेंगे। जब साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स अप्लाई होगी और वो फोर्स Q पर इस डायरेक्शन में P की तरफ अप्लाई होगी जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है द डायग्राम शोज एन AC जनरेटर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट लोड रेजिस्टर। ओके, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलिए हम स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड रेजिस्टर इज ऑलवेज द सेम। नो, ये तो रॉन्ग है। AC जनरेटर है तो उसमें लोड की डायरेक्शन तो सेम हो ही नहीं सकती, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। सेकंड ऑप्शन है द साइज of the induced EMF depends on the number of turns in the coil. Yes, जो EMF induced हो रही है वो इन number of turns पर इफेक्ट करती है। if number of turns ज्यादा होंगे तो फिर ज्यादा EMF induced होगी। Yes, second option correct है। फिर भी मैं सी को रीड करता हूँ। The size of the induced EMF does not change as the coil turns. No, जब AC जनरेटर में हमें पता है कि जब coil turn करती है यहाँ पर मैक्सिमम EMF इंड्यूस होती है और वर्टिकल पोजीशन में मिनिमम EMF इंड्यूस होती है। लास्ट ऑप्शन है वाइंडिंग द कॉइल ऑन अ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर मेक्स नो डिफरेंस टू द इंड्यूस्ड EMF। तो अगर हम इसे सॉफ्ट सिलेंडर पर वाइंड कर देंगे तो हमारी इंड्यूस्ड EMF इंक्रीज हो जाएगी। तो ओनली बी ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। MCQs नंबर 38 है द टेबल शोज डिटेल ऑफ टू सैंपल्स ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड X एंड Y। ओके, X की ओरिजिनल फ्रैक्शन 16,000 है एंड Y की ओरिजिनल फ्रैक्शन 2,000 है। X का हाफ लाइफ टाइम 1 डे है एंड Y का हाफ लाइफ टाइम 2 डे है। After how many days will the number of atoms of nuclide X be equal to the number of atoms of nuclide Y? तो X और Y के न्यूक्लियाइड कितने दिन गुजरने के बाद इक्वल अमाउंट में होंगे? हमें पता है कि हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो हाफ हो जाती है। तो हम लेफ्ट साइड पर X की कैलकुलेशन करेंगे और राइट साइड पर Y की कैलकुलेशन करेंगे। अब देखें आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 16,000 हाफ हो जाएंगे और वो हो जाएंगे 8,000। हमें पता है हर हाफ लाइफ के बाद जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो हाफ रह जाती है। तो यहाँ पर कितने डेज पास हो जाएंगे? 1 डे, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 1 डे है। दूसरी तरफ Y की फ्रैक्शन को रीड करते हैं, वहां पर हाफ लाइफ अगर 1 हाफ लाइफ पास होगी तो 2000 का हाफ हो जाएगा जो है 1000। और यहाँ पर कितने डेज पास हो जाएंगे? क्योंकि इसकी हाफ लाइफ टाइम 2 डेज है तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 2 डेज पास हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2 डेज मेंशन कर देता हूँ। अब हमें 2 डेज के बाद देखना है T2। तो सेकेंड हाफ लाइफ के बाद जो 8000 है वो हाफ हो जाएगा जो कि हो जाएगा 4000।
और हमारे पास जो डेज हैं वो 2 डे पास हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 डे देखें, 2 डेज के बाद दोनों की फ्रैक्शन के अमाउंट एक सेम नहीं है, तो मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। थर्ड हाफ लाइफ के बाद जो फ्रैक्शन अमाउंट है वो रह जाएगी 2000, यानी कि अब 3 डेज पास हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी 2 डेज पास हैं। हम फर्दर हाफ लाइफ को पास करेंगे, देखेंगे कि सेकेंड हाफ लाइफ के बाद इसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी। तो 1000 सेकेंड हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 500, तो यहाँ पर डेज पास हो जाएंगे 4 डेज। तो 4 डेज जैसे पास होंगे वो 500 अमाउंट रह जाएगी। तो हम यहाँ पर 4 डेज तक कैलकुलेशन करते हैं, T4, तो 4 डेज के बाद ये बात 1000 रह जाएगा और डे पास हो जाएंगे 4। तो 4 डेज पास होने के बाद हमारे पास जो y फ्रैक्शन है वो 500 रहेगी और जो x फ्रैक्शन है वो 1000 है। अभी भी ये दोनों सेम नहीं है, हमने दोनों के सेम पॉइंट तक पहुंचना है। तो मैं देखता हूँ T5, फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद ये फ्रैक्शन कितनी रह जाएगी, 1000 का हाफ हो जाएगा 500 और डेज कितने पास हो जाएंगे 5। और यहाँ पर मैं एक और हाफ लाइफ पास करता हूँ ताकि मैं 5 डेज तक पहुंच सकूं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 डेज के बाद हाफ लाइफ होती है तो ये 6 डेज तक चला जाएगा। तो आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ ये अमाउंट हाफ हो जाएगी और ये हो जाएगा 250 और डेज पास हो जाएंगे 6 डे। यहाँ पर अब हमने 6 डेज तक पहुंचना है। T6 को देखते हैं, तो 500 का हाफ हो जाएगा 250 और डेज पास हो जाएंगे 6। तो देखें हमें ये दोनों चीजें सेम चाहिए थी, ये डेज भी हमें सेम चाहिए थे, दोनों 6 डेज पास कर चुके हैं 6 डेज के बाद, और इनकी अमाउंट भी सेम चाहिए थी और इनकी अमाउंट कितनी रह गई 250 रिमेनिंग अमाउंट। हमें ये हाफ लाइफ मैटर नहीं करता कि इन 6 डेज में कितनी हाफ लाइफ एक्स कंपोनेंट के पास हुई है और कितनी वाई कंपोनेंट के पास हुई है, हमें दोनों की फ्रैक्शन सेम चाहिए थी। तो आफ्टर 6 डेज दोनों की फ्रैक्शन सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सी, 6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। A student investigates a radioactive source that emits only alpha particles. Without any source nearby, the detector shows a low reading. The source and thick cardboard are placed near the detector as shown. What is the reading on the detector, no and why? Alpha particles क्योंकि बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं और ये कार्डबोर्ड में से पास नहीं कर सकते। फिर कार्डबोर्ड में से पास नहीं कर सकते तो अल्फा पार्टिकल्स कार्डबोर्ड में अब्सॉर्ब हो जाएंगे और डिटेक्टर पर कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी अमाउंट शो नहीं होगी रेडिएशंस की, तो डिटेक्टर रीडिंग 0 हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो मैं रीड करता हूँ, अल्फा पार्टिकल्स आर ऑल अब्सॉर्ब बाय द कार्डबोर्ड। यस, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सब अल्फा पार्टिकल्स कार्डबोर्ड अब्सॉर्ब कर जाएगा। Last MCQs है 40 and 715 is a nucleus of nitrogen. How many electrons are there in neutral atom? अब न्यूट्रल एटम की बात हो रही है तो न्यूट्रल एटम का मीन है कि जो एटम है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह दोनों इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक दूसरे के चार्ज इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं एंड टोटल एटम इज न्यूट्रल। तो यहाँ पर जो 7 है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 7 ही होंगे, तो ही एटम जो है वो न्यूट्रल होगा। तो ए ऑप्शन 7 करेक्ट है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम सॉल्व करेंगे 2011 के पेपर्स। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशंस मिल सके। ओके बच्चों, खुदा हाफिज।